नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। जलवायु परिवर्तन और उससे चुनौतियों को लेकर राजधानी देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला आयोजित की गई है, जहां पे इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर संकट के रूप में उभर रहा है और इसके साथ ही बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं और हिमालयी ग्लेशियर का पिघलना भी, तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल स्तर का बढ़ना, ये सभी बड़ी समस्याएं हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी विशेषज्ञों ने इस पर अपने अपने सुझाव दिए हैं और आने वाले समय में उस पर अमल किया जाएगा। उत्तराखंड के लिए इस तरह का आयोजन इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह समस्या आर्थिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकती है और कई राज्यों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरी है। कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है जो भारत सरकार के नीति आयोग और पंथ जो हमारा यहाँ का संस्थान है, तो संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश भर के लोग जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्रों में इससे हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए इस कार्यशाला में अपने अपने विचार रख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, फव्वारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सारा के माध्यम से लगभग 5500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और आज जो यहाँ पर मंथन होगा, जो आप लोगों के बीच में विचार आएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए, अन्य हिमालयन राज्यों के लिए बहुत लाभकारी होंगे। कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है जो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। वहीं प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा कि बजट किस दिन पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद भाजपा विधानमंडल दल की कल बैठक होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में सदन के संचालकों को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी विधायक शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानमंडल दल की बैठक के लिए तैयारी की जा रही है और इसको लेकर सभी विधायकों से निवेदन किया गया है कि वे विधानमंडल की बैठक में शामिल हों। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो जैसे ही माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा, तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसे सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो आज तक की परंपरा रही है, चूँकि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, तो माननीय राज्यपाल जी का पहले दिन अभिभाषण होगा और दूसरे दिन फिर उस पर चर्चा होगी। हालांकि ये सब बातें कार्य मंत्रणा समिति में बैठ के तय होती हैं, लेकिन एक परंपरानुसार मैंने आपको ये बताया। और बजट किस दिन पेश होगा ये भी हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही तय करते हैं, लेकिन जो परंपरा रही है कि ये उत्तराखंड सरकार ने सेवा योजन विभाग के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैबिनेट में संशोधन किया है, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाली कंपनी और संस्थाओं को 50% रोजगार की गारंटी देनी होगी। इसके लिए उन्होंने निर्देश दे दिया है कि उत्तराखंड के सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैबिनेट के माध्यम से संशोधन इसलिए किया गया है ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। वही ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं अगर 50% रोजगार उपलब्ध नहीं कराती हैं तो ऐसी संस्थाओं और कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और अन्य प्रकार की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देना है।
आपने देखा है कि जो हमने कैबिनेट में पॉलिसी में भी ट्वीक किया था, जो हमारी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जो पॉलिसी है उसमें भी हमने बहुत सारे ट्वीक्स इसलिए किए थे क्योंकि हमको पहले ये लगता था कि बच्चा ट्रेनिंग ले लेता था, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उसकी जॉब गारंटी नहीं थी, उसको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके वो दर बदर भटकता था। लेकिन इस बार हमने बहुत स्पष्ट कैबिनेट से नई नीति को स्वीकृति करवाई है, जिसमें अगर जो भी बच्चे को अगर ट्रेनिंग मिल रही है, अगर वो ट्रेनिंग 50% में जॉब में कन्वर्ट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग पार्टनर पे एक्शन लिया जाएगा, उसके पैसे भी जब्त किए जाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी, ब्लैकलिस्टिंग भी करी जाएगी। उसका अच्छा असर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से, डोमेन एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो हमने लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रोजगार भी उपलब्ध हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, जिन्होंने अपना रोजगार खुद शुरू भी किया है। आपने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के उपयोग की इजाजत नहीं होगी और इसके लिए स्पष्ट आदेश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दिए हैं। जहां रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा की दृष्टि से सदन के भीतर किसी को भी मोबाइल फोन के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि प्रश्नों का जवाब देने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग जरूरी है तो संबंधित को सदन के बाहर आकर बात करनी होगी। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायकों ने मोबाइल का उपयोग सदन के भीतर किया था। फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है, यह आज मैंने सीएस मैडम को बोल दिया है। फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है, यह आज मैंने सीएस मैडम को बोल दिया है। फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज। उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वाले की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जब सरकार नए भू कानून में नए प्रावधान ला रही है। वर्तमान कानून में संशोधन कर विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में इसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वही बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश में जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द बुर्द करने वाले लोग पर शिकंजा कसा जा सकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है उन कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर भू कानून होगा उसको प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो अभी बजट सत्र आयोजित होने वाला है उसमें प्रदेश के अंदर कड़ा भू कानून लाया जाएगा और लागू किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और में 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला कांग्रेस 20 फरवरी को प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। वहीं राज्य में यूसीसी के लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने पर भी सरकार को घेरा जाएगा। और इस वक्त विभिन्न मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है। हर तरीके से इस प्रदेश की जनता इस भाजपा की सरकार से त्रस्त है। लेकिन जो मेन मुद्दा है इस बार जो हम लोग विधानसभा सत्र का घेराव कर रहे हैं उसका रीजन है कि यूसीसी को जिस तरीके से सरकार ने लागू करा और जिसमें उन्होंने लिव इन को जिस तरीके से लीगलाइजेशन करा। अभी तो बहुत सारे लोग लिव इन का मतलब नहीं समझ ले, लेकिन बिना विवाह के एक लड़के और एक लड़की को जो साथ रहने की
प्रक्रिया को जो सरकार ने शुरू करा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो देवभूमि उत्तराखंड हमारे सनातन धर्म और हमारे माता पिता के जो वो हैं उसके वसूल हैं उसके खिलाफ है। और जिस तरीके से सरकार ने इसको लागू किया, इसको लीगलाइजेशन कर रही है, ये हमारे प्रदेश की संस्कृति को खराब करने का काम ये सरकार कर रही है और हम इसके खिलाफ चमोली जिले के कई निचले क्षेत्रों में बारिश होने के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो शनिवार को चारों धामों के अलावा हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लालमाटी, औली और गौरसों में भी बर्फबारी हुई। जानीती और माड़ा घाटी के गांव में भी ताजा हिमपात दर्ज किया गया, जैसे वहां के स्थानीय निवासियों और यात्रियों को ठंड का अधिक सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम सामान्य था और बद्रीनाथ धाम तक जाने वाले हाईवे भी यातायात के लिए खुले हुए थे। हालांकि ताजा बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ जमने लगी है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं ऊंचाई वाले गांव में भी बर्फबारी हुई, लेकिन धूप निकलने के कारण कुछ स्थानों पर बर्फ पिघल गई है, जिससे GMVN औली द्वारा औली टॉप के आसपास पर्यटकों के लिए स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर हिम क्रीड़ा स्थली औली ने इन दिनों बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार हो चला है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के न्याय पंचायत भौनखाल में तल्ला सल्ट समाज समिति के सहयोग से बिजली विभाग द्वारा 18 फरवरी को शिविर आयोजित किया गया। वही समाज समिति अध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बिजली विभाग द्वारा बीते 1.5 साल से बिजली बिलों में काफी अनियमितता की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के बिजली के बिलों को बेतहाशा बढ़ाया गया है, जहां बिजली के बिलों के मीटर का भार 1 किलोवाट की जगह 4 किलोवाट कर दिया गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश है। वहीं विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से शुल्क जमा करने के बाद भी भार को कम किया गया है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों पर 1300 रुपए अधिक का फिक्स चार्ज लगाया जा रहा है। वहीं उपभोक्ताओं को 20-30 हजार रुपए तक बिल दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद पड़े मकान के बिल भी दिए जा रहे हैं, जहां विभाग के उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि न्याय पंचायत भौनखाल में 18 फरवरी को बिजली विभाग द्वारा शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों की समस्या का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सल्ट में विभाग द्वारा तल्ला सल्ट में बिजली के बिलों में पिछले 1.5 साल से बहुत अनियमितताएं की जा रही हैं। लोगों के बिलों को बेतहाशा बढ़ा दिया गया है। बिल का जो भार होता है वो 1 किलोवाट से 4 किलोवाट कर दिया गया। इस बारे में तल्ला सल्ट समाज समिति ने हरड़ा में एक कैंप रखा था, जिसमें फिर लोगों से जो है शुल्क जमा करके उस भार को कम कराया गया विभाग द्वारा, जबकि ये विभाग की गलती थी। तो लोगों ने फिर भी इसको कम अपने मतलब शुल्क जमा किया, अपने भार को कम किया, लेकिन बिल जो आ रहे हैं भी पूर्ववत ही आ रहे हैं। इसमें एक हर बिल पर एक फिक्स चार्ज लगाया गया है, 1300 से लेकर के वो 2000-3000 तक के बिल के हिसाब से लगाया गया है। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सल्ट में विभाग द्वारा तल्ला सल्ट में बिजली के बिलों में पिछले 1.5 साल से बहुत अनियमितता उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे और इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी STF नवनीत ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है और इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि अधिक संख्या में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और
कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो SOP है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का CCPS है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। कोतवाली विकास नगर के ढकरानी पावर इंटेक से एक युवक का शव पुलिस को बरामद हुआ है, जिसके अंतर्गत कोतवाली विकास नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि टकरानी स्थित शक्ति पावर इंटेक में एक व्यक्ति का शव फंसा हुआ है। वहीं जल पुलिस की मदद से युवक की डेड बॉडी बाहर निकाली गई। आपको बता दें कि 5 फरवरी 2025 को कोतवाली विकास नगर में युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें प्रतिवादी निरपेक्ष पुत्र हरीश खन्ना के रूप में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से जल पुलिस कई दिनों से नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन युवक का पता नहीं चल पा रहा था। वहीं आज डेड बॉडी मिलने पर युवक की पहचान उक्त युवक के रूप में हुई है, जिसे मोर्चरी विकास नगर भिजवाया गया है। अल्मोड़ा जिले में लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कभी गांजा तो कभी चरस तो कभी स्मैक के साथ आए दिन नशे के सौदागर पकड़े जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर से पुलिस ने 32 लाख से अधिक कीमत का मादक पदार्थ बरामद किया है। SP अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने बताया कि जनपद में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में SOG और पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान 106 ग्राम स्मैक और 1.14 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 32 लाख से अधिक बताई जा रही है। पकड़ा गया अभियुक्त शुभम सिंह बिष्ट जिले के लमगड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, जो बरेली निवासी अभियुक्त सिक्की खान के साथ मिलकर बरेली से अफीम लाकर जनपद में भेजता था। पुलिस अभियुक्तों के बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है। देखिए, नशे के विरुद्ध हमारा जो अभियान है माननीय मुख्यमंत्री जी की और उनके निर्देश पे लगातार जारी है। हमने पहले भी काफी इसमें पकड़ा और आज भी जो 2 नशे के तस्करों को हमारे SOG की टीम ने और अल्मोड़ा पुलिस जो थाने की टीम ने को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 100 ग्राम से अधिक स्मैक और 1 केजी से अधिक अफीम पकड़ी है, जिनकी कीमत मोर देन 32 लाख के आसपास है। देखिए, नशे के विरुद्ध लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधा कृष्ण मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। CO श्रीनगर अनुज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते रोज लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर में चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया था कि चोर अपने साथ भगवान के आभूषण और छत्र चुरा ले गए थे। शिकायत के आधार पर हमने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे। इसी कड़ी में लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी की टीम ने चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसियों ने आज किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में एकत्र होकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद विरोध स्वरूप शहर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकाली गई और यह शव यात्रा इंदिरा गांधी खेल मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शमशान घाट जा पहुंची,
जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर का अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी और इस पर विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि भाजपा सरकार बिजली विभाग को अडानी के हाथों में सौंपकर आम जनता का खून चूसना चाहती है। इसके साथ ही विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के घर जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर भाजपा सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। वहीं गरीबों के घर जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने और बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ उनका ये विरोध प्रदर्शन लगातार विधानसभा सत्र के दौरान भी जारी रहेगा। सरकार कहीं घुमा देती है, कहीं घुमा देती है। ये लड़ाई इच्छा से प्रारंभ हुई है, आज पूरे उत्तराखंड में नहीं देश के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है। मैं पंजाब या वहाँ भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। ये लड़ाई हमको जारी रखनी है। आज हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, फिर कल उधरपुर में होगी, विधानसभा के अंदर होगी। मुझे खुशी है कि रामनगर, जसपुर, उत्तराखंड में कई शहरों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे किसान संगठनों को, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को, विभिन्न जो राजनीतिक दल है और जो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक या जो कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं वो अपनी पार्टी के अंदर विरोध करें। ये उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है। तो सरकार कहीं घुमा देती है, कहीं घुमा देती है। ये हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान को एक अज्ञात कॉलर ने खुद को अमित शाह का बेटा बताकर पैसों की डिमांड की, जहां विधायक के संदेह जताने पर अज्ञात कॉलर आग बबूला हो गया और मोबाइल पर पैसे न देने पर विधायक की छवि खराब करने की धमकी भी दी। इसके बाद रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने बहादुराबाद थाने में अपनी PRO के माध्यम से अज्ञात कॉलर पर FIR दर्ज करवा दी, जहां विधायक ने इस पूरे प्रकरण को भाजपा के खिलाफ साजिश बताया है। ऐसे में हरिद्वार विधायक आदेश चौहान ने बताया कि 13 व 14 फरवरी के मध्य रात्रि एक अज्ञात कॉलर का फोन आया, जिसने अपने आप को गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बताते हुए लगभग 22 मिनट तक बात की। उसके बाद मुझे अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। लगातार फोन आने पर मुझे शक हुआ, जिसके बाद संदेह जताने पर अज्ञात कॉलर ने पैसों की डिमांड पूरी न करने पर सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने की धमकी दी। आगे विधायक ने कहा कि उस अज्ञात कॉलर ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व का केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नाम का दुरुपयोग किया है। ये साजिश भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को डिफेम करने की। 13 फरवरी और 14 फरवरी की मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई, तो मैंने उस कॉल को उठाया और उस व्यक्ति ने अपना नाम जय शाह बताते हुए और अपने आप को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सुपुत्र बताते हुए मेरे से बात की लगभग 22 मिनट विभिन्न विषयों पर, मणिपुर, दिल्ली, उत्तराखंड के राजनीतिक पर, खेल, राष्ट्रीय खेलों पर, और उसके बाद में उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।